Hi everyone. Good evening to all of you. Okay, give me 1 minute. Okay, so let's see whether the session is running smoothly or not. Just 1 minute. Okay. Yes, I hope the screen is visible to all of you. Just 1 minute. Great. Okay. Hi Ritika. Hi Urmila. Good morning. Good morning. Good evening, everyone. Hi Sejal. What is the term populism? It's very simple. पॉपुलिज्म आप पहले वर्ड देखिए कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, पॉपुलिज्म वर्ड आता है पॉपुलेशन से। ठीक है, तो जब पॉलिटिशियंस, जो ज़्यादातर लोग होते हैं, आम आदमी की जो आप कह सकते हो कि लार्ज नंबर में जो पॉपुलेशन होती है, यू कैन से दैट कि उनके लिए कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं ताकि उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि इन टर्न पॉलिटिशियंस को फ़ायदा होगा, उसको पॉपुलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जब आप आम आदमी को अपील करने की कोशिश करो, एग्जाम्पल के तौर पे फार्मर्स को लेकर के पॉपुलिस्ट पॉलिसी सरकार फॉलो करती है एट टाइम्स,
जैसे कि फार्मर्स ने लोन लिया हुआ है तो सारा का सारा लोन माफ़ कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके की पॉपुलिस्ट पॉलिसी हो गई। तो सिंपल टर्म्स में पॉपुलिज्म का क्या मतलब है? एक ऐसी पॉलिटिकल अप्रोच जिसमें आप आम आदमी पे फोकस करते हो, ठीक है, और वहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि आम आदमी को अपील किया जा सके। स्पेसिफिकली जब आम आदमी को लगता है कि उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर डिसरिगार्डेड बाय द एलीट ग्रुप्स, काफ़ी लंबे समय से उनके चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है, अगर ऐसा लगता है तो इस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो की जाती हैं जो उनको बेनिफिट करती हैं आम आदमी को। जैसे फार्मर्स के लिए उनका फार्म लोन वेव ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया, तो उसको पॉपुलिज्म हम कहते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड यस, तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर हम। क्लास हमारी चल रही है लाइव सही से। शुरू करने से पहले पेपर 2 सेक्शन है और पेपर 2 सेक्शन बी का एक बार सिलेबस दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है, ताकि हमारा ट्रैक बना रहे, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं हम। स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव हमने एक एक चीज़ समझी। पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स इंडस्ट्रियल कंट्रीज में कैसी है और डेवलपिंग सोसाइटी में इनका क्या नेचर है, हमने वो भी समझा। अब इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया था, राइट। तो ये आपके जो पहले 4 टॉपिक हैं पेपर 2 सेक्शन के, ये थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से सीधा 50 मार्क्स का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। सारी की सारी अप्रोचेस हमने कवर की, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड सिस्टम थ्योरी। ये जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है ये हमने आइडियलिज्म में ही कवर की थी एज अ पार्ट ऑफ वन स्कूल, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देन वी हैव टॉपिक नंबर 6 की कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने सारे की कॉन्सेप्ट्स एक एक करके फिनिश कर लिए। बैलेंस ऑफ पावर, डेटरेंस, ट्रांसनेशनल एक्टर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ देखेंगे इसको, एंड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऊपर जब हमने ग्लोबलाइजेशन कवर किया था, ठीक है, तो नॉट अ बिग डील हेयर। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, और ये टॉपिक इसलिए ध्यान देने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से आज की क्लास में हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर का टाइटल है आप देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, जो कि पेपर 2 सेक्शन बी का टॉपिक नंबर 2 है। हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए मैंने टॉपिक नंबर 1 के नोट्स आपको दे दिए हैं। इफ़ यू सी दैट, आप अपना टेलीग्राम ग्रुप चेक करेंगे। टॉपिक 1 आपका है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, राइट। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक दोनों ही मीडियम्स को दिए जा चुके हैं। आज का जो टॉपिक नंबर 2 होगा, क्लास ख़त्म होने के बाद इसी पीडीएफ को अपडेटेड फॉर्म में मैंने दिया है। तो यानी कि कोई भी अगर आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, उसका फ़िलहाल के लिए अभी आप प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे जब तक पेपर 2 सेक्शन बी हमारा फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक आपका प्रिंट आउट यहाँ से नहीं निकलेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि जब सारे टॉपिक्स अपडेट हो जाएंगे, फाइनल पीडीएफ जिस दिन मैं दूंगी उस दिन आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़िएगा। अभी के लिए आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में हमें यहाँ से भी कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टॉपिक नंबर 7 में ये 4 चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये आती हैं, यानी कि यहाँ तक आता है टॉपिक नंबर 7। तो टॉपिक 7 में नॉन अलाइंड मूवमेंट के एम्स एंड अचीवमेंट्स क्या थी, हमें ये आज कवर करना है यहाँ पर।
और साथ ही साथ रेलेवेंस क्या है नॉन अलाइंड मूवमेंट की आज के समय पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ये 2 सब टॉपिक्स यहाँ से आज के क्लास में कवर किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम देखें दिस इज पेपर 2 सेक्शन बी। पेपर 2 सेक्शन बी में इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स हमने लास्ट टाइम कवर कर लिए। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के, ये भी हमने कवर कर लिया। बाकी कंटिन्यूटी एंड चेंज को लेकर के आजकल क्या डेवलपमेंट्स हैं विद एग्जाम्पल्स, विद एक्सपर्ट ओपिनियन, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट ओपिनियन मैंने आपको दे दिए हैं। आपको बाहर न्यूज़पेपर को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स टू पेपर 2 सेक्शन बी, जितना चीज़ें आपको दी जा चुकी हैं वो मोर देन सफिशेंट है। आप बस अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आर्टिकल पकड़ा आपने और उसमें से आप कमेंट्री बना के लिख रहे हो, यानी कि कुछ आपको कहीं से कुछ नया आर्टिकल मिला वहाँ से बना के आपने लिखा, अनलेस कि कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल रिसेंटली हुआ है, जैसे कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनी उसका क्या रोल है, उसको लेकर के अगर एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आज हमारा टॉपिक 2 हम कवर करेंगे, जिसमें पेपर 2 सेक्शन ए के 2 सब टॉपिक्स हमारे कवर होने हैं एंड इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइन मूवमेंट, ये टॉपिक हमें कवर करना है। इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, अलग अलग फेजेस क्या थे और करंट रोल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें आज के क्लास में कवर करनी है। इज दैट क्लियर? बाकी अगर हम देखें फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होंगे, आगे वो चीज़ें हम जैसे जैसे कवर करते रहेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अभी सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हम चल रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उसी के हिसाब से चल रहे हैं। ओके, होपफुली अब आपको थोड़ा ट्रैक रखने में हेल्प रहेगी। ठीक है, हाँ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीबीज़ भी आप यही कह सकते हैं कि जब फ्रीबीज़ वगैरह दी जाती हैं तो वो पॉपुलिज्म ही है। आप पॉपुलेशन को अपनी तरफ वो करने की कोशिश कर रहे हो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि कल को अगर चुनाव होंगे तो हो सकता है कि आपके फेवर में लोग फिर वोट करेंगे। तो सब कभी कभी क्या होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स पाने के लिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं ऐसा करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा टॉपिक शुरू होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। नॉन अलाइंड मूवमेंट, मूवमेंट्स नहीं, इट इज मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ओके, एनीवेज, तो नॉन अलाइन मूवमेंट का सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। अगेन आई विल से कि पहला फोकस आपका लेक्चर में होना चाहिए, उसके बाद सेकंड फोकस आपका जो मैंने नोट्स दिए हैं उस पर होना चाहिए, फिर थर्ड आपका अगर उसके बाद भी आपको कुछ पढ़ने का मन करता है तो फिर आप अपनी जो बुक्स आपको रेकमेंड की गई हैं, इन केस ये चीज़ ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल हमारे पास ऑलरेडी इतना सब कुछ होता है पढ़ने के लिए, नोट्स इतने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि आपको कहीं और ध्यान देने की तो ज़रूरत नहीं है। तो एज सच कोई मतलब इतना चैलेंजिंग पार्ट नहीं है, सिर्फ लेक्चर और लेक्चर में दिए गए नोट्स, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका डिस्कशन। ठीक है, अच्छा, आप नोटिस भी करेंगे कि कुछ मैंने आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंशन किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थोड़े बहुत मॉडल आंसर्स भी आपको दिए गए हैं, फॉर द सेक ऑफ कि आप एक बार वहाँ से भी कुछ पढ़ के एक दो चीज़ें एडअप कर सकें। ठीक है, बाकी नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव है कि वहाँ से आप एक दो एक्सपर्ट ओपिनियन और एडअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। अभी सबसे पहले तो हम नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में। तो नॉन अलाइन मूवमेंट ये कैसे मूवमेंट है
जिस मूवमेंट में कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने। दिस इज अ मूवमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो इमर्ज हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। एक्चुअली में हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर टू 1945 में ख़त्म हुई। आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद ये पूरी दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, जिसको हम कहते हैं कि कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ और यहीं पर बायपोलैरिटी स्टार्ट हो गई। बायपोलर हो गया वर्ल्ड। ठीक है, बायपोलर मतलब दो पोल्स बन गए। एक पोल आपका था यूएसए एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा पोल था यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। और ये जो डिफरेंसेस थे दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में, ये डिफरेंसेस आइडियोलॉजिकल थे। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से दो पावर ब्लॉक्स यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक टाइप की कंपटीशन दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया। तो यूएसए के अपने सैटेलाइट स्टेट्स बन गए, ऐसे ही यूएसएसआर के अपने सैटेलाइट स्टेट बन गए। अभी तो हम नहीं कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आप देखेंगे ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, टॉपिक नंबर 7 ऑफ पेपर 2 सेक्शन ए। इसमें आप देखेंगे देयर वाज राइज ऑफ सुपर पावर। तो ये जो राइज ऑफ सुपर पावर्स है, इसी में यूएसए और यूएसएसआर किस तरीके से इमर्ज हुआ, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल बायपोलैरिटी देखी गई। आइडियोलॉजिकल बायपोलैरिटी मतलब कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे गए, विचारधाराओं के डिफरेंसेस देखे गए। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, वहीं पर यूएसएसआर जो है सोशलिज्म विचारधारा से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। और इन डिफरेंसेस की वजह से आगे चल के इनके बीच में आर्म्स रेस शुरू हो गई। आर्म्स रेस मतलब वेपन्स को लेकर के, न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, न्यूक्लियर थ्रेट देखा जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1942 से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में अमेरिका जो है इन्वेस्ट कर रहा था, और 1945 तक आते आते अमेरिका इस सीक्रेट प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल साबित हुआ। ये प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के। और जैसे ही ऐसा हुआ, अमेरिका ने जापान में अटैक कर दिया। अब अमेरिका को लगा था कि सोवियत यूनियन को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगले 4 साल के अंदर ही यूएसएसआर जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा। तो यहाँ से इनके बीच की जो पोल्स हैं, इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, वो और ज़्यादा गहराते हुए चले जाएंगे। फिर कुछ इस तरीके से होगा कि 1945 से जो राइवलरी शुरू हुई, आप कह सकते हो 1990 में जाकर के ये एंड हुई। और 1990 में देयर वाज कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। तो एक्चुअली में जब आप यूएसए को देखते हैं तो यूएसए आज के समय पे आपको फेडरेशन दिखाई देगा। ठीक है, यूएसए आज के समय पे 50 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको मिल करके बना है, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वहीं उस समय का जो सोवियत यूनियन था वो कन्फेडरेशन था। कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है? कन्फेडरेशन का मतलब होता है लूज फेडरेशन। अभी थ्योरेटिकली मैं आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब हम पेपर 1 सेक्शन बी पढ़ेंगे तो वहाँ पर फेडरलिज्म का टॉपिक आएगा। फेडरलिज्म के टॉपिक में हम ये सारी बातें करेंगे। वी विल टॉक अबाउट फेडरेशन क्या होता है, कन्फेडरेशन क्या होता है। लेकिन उस समय पे सोवियत यूनियन जो है, कुल मिलाकर के 15 ऐसी कंट्रीज थी जो एक दूसरे के साथ में तो खड़ी थी, लेकिन इंडिपेंडेंटली भी अपने डिसीजंस ले सकती थी। तो इस तरीके से आपको ऐसे बायपोलैरिटी देखने को मिलेगी। और जब टेंशन्स ऐसे थे कि पूरी दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया ने यहाँ पर कुछ और कंट्रीज के साथ में मिलकर के एक अलग ही स्टांस लिया। इंडिया ने उस समय पर ये स्टांस लिया कि हम अभी अभी तो डीकोलोनाइज हुए हैं,
अभी अभी तो हम इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल के आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि वापस से हम इस पावर स्ट्रगल, ये जो कंपटीशन हो रहा है, ये जो फाइट हो रही है, इसमें दोबारा से एक्टिव हो। और इसीलिए उस समय पर एक न्यूट्रल स्टांस रखा गया बाय द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कि हम सैटेलाइट स्टेट्स नहीं बनेंगे, ना तो हम यूएसए के साथ में हैं और ना ही हम यूएसएसआर के साथ में हैं, वी विल रिमेन न्यूट्रल। तो आपको एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर कि लूज बाइपोलर मॉडल देखने को मिलेगा। इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब मॉर्टन कैप्लन देखा था तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मॉडल्स कवर किए थे, उसमें से एक मॉडल यहाँ पर लूज बाइपोलर मॉडल था, जिसमें दो कॉम्पिटिटिव पावर्स रहेंगी लेकिन एक थर्ड न्यूट्रल स्टांस रखने वाला एक ग्रुपिंग आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो बेसिक बैकग्राउंड है वो समझ में आया होगा कि समथिंग लाइक दिस वाज हैपनिंग। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जो इस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि जो कंट्रीज़ अभी अभी नई नई ताज़ी ताज़ी जो उनको आज़ादी मिली है, जो नई नई इनको सॉवरेनिटी मिली है, वो ये गंवाना नहीं चाहते थे, ये उसको प्रिजर्व करना चाहते थे। ठीक है, तो शुरुआती दौर में इसीलिए इन लोगों ने इस तरीके के एक्शंस लिए। ठीक है, जो कि सबसे पहले तो डीकॉलोनाइजेशन के फेवर में थे, फिर आगे जा कर के यही जो नॉन अलाइंड मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, जो आइडिया यहाँ पर प्रमोट किया गया, धीरे धीरे करके इनका एजेंडा और ज़्यादा गहराता रहेगा, आप कह सकते हो कि इवॉल्व होता रहेगा। यानी कि हम देखेंगे, अभी फेजेस भी पढ़ेंगे अभी हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के, तो आप देखेंगे कि जो शुरुआती दौर था वहाँ पर ज़्यादातर नॉन अलाइंड मूवमेंट का ध्यान था डीकॉलोनाइजेशन पे, कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज जो डीकॉलोनाइजेशन से गुजर रही हैं, जो अभी तक डीकॉलोनाइजेशन हुआ नहीं है, उसको हमें कंप्लीट करना है। फिर थोड़े एक दो डेकेड्स के बाद इनका थोड़ा चेंज हुआ, दे वांटेड टू प्रिजर्व वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद आप देखेंगे कि फर्दर ये डिसआर्मामेंट पे, स्पेसिफिकली आपका जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, ये उसके लिए काम करेंगी कंट्रीज, हालांकि इसको लेकर के सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। फिर यहाँ पर और भी डिमांड्स होंगी, जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड यहाँ पर की जाएगी। अब ये क्या है इस बारे में भी आपको पता चलेगा, बट ऑल इन ऑल जो है काफ़ी सारे फेजेस हैं, लेकिन याद रखना है शुरुआती दौर में डीकॉलोनाइजेशन और आगे धीरे धीरे करके ये जो बॉडी होगी नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम कहेंगे दिस मूवमेंट विल फोकस ऑन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक आइडिया ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट को लेकर के वी हैव सम थिंकर्स जो इसके बारे में क्या बोलते हैं वो हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ओपिनियन आता है यहाँ पर प्रोफेसर टीवी पॉल का। एक्चुअली में जो प्रोफेसर टीवी पॉल हैं ये मैकगिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ये नॉन अलाइंड मूवमेंट पे लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर टीवी पॉल कहते हैं अबाउट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कि ये जो नैम है, नैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इसके बारे में कहते हैं कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट बैलेंसिंग। देखिए, एक होती है हार्ड बैलेंसिंग। हार्ड बैलेंसिंग जब आप एक दूसरे के साथ में होते हो और आप एक दूसरे को सपोर्ट देते हो, मिलिट्री से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, फाइट में आप साथ देते हो एक दूसरे का, उसको कहते हैं हार्ड बैलेंसिंग। ठीक है, या मनी के फॉर्म में या मिलिट्री की फॉर्म में जब एक दूसरे की मदद की जाए तो उसको हार्ड बैलेंसिंग कहा जाता है। लेकिन जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, इसको टीवी पॉल कहते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट बैलेंसिंग। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि इंडिया और जो बाकी सभी कंट्रीज हैं जो अभी नई नई आज़ाद हुई हैं, नई नई डीकॉलोनाइज हुई हैं, ये सभी वीकर स्टेट्स थे, कमज़ोर स्टेट्स थे अभी शुरुआत में। एंड ये लोग ग्रेट पावर्स को लेकर के, या आप कह सकते हो कि पावर ब्लॉक्स को लेकर के, यूएसए और यूएसएसआर को लेकर के इनका जो स्टांस था वो सॉफ्ट था। मतलब कि
इनके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ये सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाए। इनके पास इतनी भी एबिलिटी नहीं थी कि ये खुद वॉर में उतर जाए। और इसीलिए जो नाम कंट्रीज हैं, जो नाम मूवमेंट का मेंबर बनी कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज ने सॉफ्ट बैलेंसिंग का मेथड अडॉप्ट किया। ठीक है, यानी कि इन्होंने इस तरीके के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को प्रमोट करना शुरू किया ताकि ये अपने इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट कर ही पाए, साथ ही साथ जो पावर स्ट्रगल हो रहा है उससे दूर रहें, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। तो जब मैं कहती हूँ कि इस तरीके के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को प्रमोट करना शुरू किया इन्होंने, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कंट्रीज पीस प्रमोट कर रही थी, ये कंट्रीज डिसआर्मामेंट प्रमोट कर रही थी, ये कंट्रीज डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही थी कि विकास होना चाहिए, ये कंट्रीज ऑटोनॉमी को प्रमोट कर रही थी कि हर एक देश को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनको इतना आप कह सकते हो कि चॉइस मिलनी चाहिए कि अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले सके। ये जो कंट्रीज थी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट कर रही थी कि हमें एक नया दुनिया, एक नया आप कह सकते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन का एक नया स्टांस चाहिए जो कि पीसफुल हो, जिसमें सभी देश जो है सिक्योर रहे। तो इस तरीके की वैल्यूज़ को, इस तरीके की नॉर्म्स को उस समय पे प्रमोट किया जा रहा था। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेसर टीवी पॉल कहते हैं नाम के बारे में सॉफ्ट बैलेंसिंग, ये आपको याद रखना है। अगर नाम पे क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि नाम किस लिए बनाया गया या क्या स्टांस था नाम का, तो आप बोलेंगे कि ये कंट्रीज सॉफ्ट बैलेंसिंग कर रही थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस नाम की हिस्ट्री को समझते हैं। ठीक है, और किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है नाम का, हल्का फुल्का उसको समझते हैं, फिर धीरे धीरे करके इसको और भी डिटेल में आगे बात करते रहेंगे। तो नाम की शुरुआत कहाँ से होती है, ये आइडिया कहाँ से आता है? सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस का नाम था बंडुंग कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में। ठीक है, बंडुंग कॉन्फ्रेंस का पूरा नाम आप कह सकते हो इट इज एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस, एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 1955 में की गई, इसके चलते ही आगे जा कर के नाम बनाया जाएगा। तो एक्चुअली में ये जब कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और ये सारे जो कंट्रीज थी इनके जो हेड ऑफ द स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया। और ये सभी कंट्रीज कौन थी? दीज कंट्रीज वर द फर्स्ट पोस्ट कॉलोनियल जनरेशन, मतलब जो अभी अभी कॉलोनाइजेशन से बाहर निकले थी कंट्रीज, ताज़ा ताज़ा जो आज़ाद हुई थी, वो सारी कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये कॉन्फ्रेंस क्यों लाई गई थी? इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव था ऐसे मुद्दों को आइडेंटिफाई करना, ऐसे मुद्दों को ढूंढ के निकालना और इस तरीके से एश्योर करना कि इन मुद्दों को सही किया जाएगा या इन मुद्दों को लेकर के कोई सल्यूशन निकाला जाएगा। और साथ ही साथ ये भी आइडिया था कि ये सारी जो वीक कंट्रीज होंगी मिल करके जॉइंट पॉलिसीज फॉलो करेंगी। मतलब क्योंकि एक देश अगर आप देखोगे जो आज़ाद हुआ है बहुत ही कमज़ोर था, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो जॉइंट पॉलिसीज इंटरनेशनल रिलेशन में इनका आइडिया था कि हम फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ जो भी वर्ल्ड में इश्यूज हैं उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, उन इश्यूज को एनालाइज करना, ये ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। उन कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था,
लेकिन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनको नहीं बुलाया गया था। तो वही जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें से ये भी एक कॉन्फ्रेंस है, इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि नॉन अलाइन मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई, ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, क्योंकि ये जो देश थे जो अभी नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, ये देश चाहते थे, इनका जो मेन कंसर्न था वो ये था कि अब हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन हम किस तरीके से अब अपने देश का विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं, प्लस हमारे देश का कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बढ़ाएं। ये दो चीज़ों पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन पे फोकस थे ये, इसलिए भी ये कॉन्फ्रेंस हुई। ये इनका मेन कंसर्न था। बट ये उस समय पे चाहते थे कि ना तो ये यूएसए का पार्ट बने, ना ही ये यूएसएसआर का पार्ट बने। यानी कि ये जो दो पावर ब्लॉक्स हैं, ये तो हो गया आपका वेस्टर्न ब्लॉक और ये है आपका ईस्टर्न ब्लॉक। तो ये ना तो वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट बनना चाहते थे, ना ही ईस्टर्न ब्लॉक का पार्ट बनना चाहते थे, बिकॉज अगर ऐसा करेंगे तो दे विल गेट ड्रैग्ड इनटू द कोल्ड वॉर। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस इनकी हुई कि हम जो है न्यूट्रल रहेंगे यहाँ पर। और ये कॉन्फ्रेंस के चलते, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी मीटिंग होती है, उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकल के आता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में आउटकम निकल के आया कि इन सभी कंट्रीज ने मिल करके ऐसे 10 प्रिंसिपल्स थे, जिन प्रिंसिपल्स पे इन्होंने अग्री किया कि हम इन 10 प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। इनको कहा जाता है द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बांडुंग, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस के एंड में ये 10 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए। आगे जाकर के यही प्रिंसिपल्स बनेंगे नाम का ऑब्जेक्टिव, नाम का जो बेसिक गोल होगा, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो इन्हीं 10 प्रिंसिपल्स में से आएंगे। समझ में आई ये चीज़ आपको? अभी 10 प्रिंसिपल्स हम देखेंगे जिससे हमें नाम का फर्दर जो गोल और ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली बेसिक जो आपका है नाम की फाउंडेशन है, आई होप वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये चीज़ हमारी हो रही थी उस समय पे। अब इसके बाद फिर एक और समिट होती है, ठीक है। इसके बाद 1961 की एक समिट होती है जिसको हम कहते हैं बेलग्रेड समिट। तो कॉन्फ्रेंस याद रखनी है, उसके बाद हुई समिट, बेलग्रेड समिट, ठीक है। और ये जो समिट थी ये पहली नाम की समिट थी जो बेलग्रेड में हुई। बेलग्रेड उस समय पे सर्बिया का पार्ट था, उस समय पे बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था। तो यानी कि बंडुंग कॉन्फ्रेंस के 6 साल बाद ये जो मूवमेंट थी नॉन अलाइन कंट्रीज की, इसकी पहली समिट कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर सितंबर 1 से लेकर के 6, ये डेट थी, पूरे हफ्ते ऑलमोस्ट आप कह सकते हो चली, 1961 में ये समिट यहाँ पर हुई। तो इस तरीके के डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। अब यहाँ पर समिट हुई या कॉन्फ्रेंस हुई जो भी है, अब इस समिट को, इस कॉन्फ्रेंस को कितने कंट्रीज ने अटेंड किया? इट वाज अटेंडेड बाय मेंबर ऑफ 25 कंट्रीज। 25 कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पर इसको अटेंड किया। ये कंट्रीज कहाँ कहाँ से थी? एशिया में से थी, इंडिया तो इसका पार्ट ही रहेगा, देखो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है। अफ्रीका से थी, यूरोप से थी, एंड लैटिन अमेरिका से भी थी। लैटिन अमेरिका से यहाँ पर क्यूबा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी कंट्रीज थी। तो यानी कि नई नई ये जो ग्रुपिंग बनी, उस समय पे इस ग्रुपिंग ने कहा कि हम एक मूवमेंट है, हम एक बदलाव लेके आना चाहते हैं। सो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ मूवमेंट इन 1961। इन्होंने अपने आप को एक मूवमेंट का नाम दिया 1961 में ऑफिशियली। इन्होंने कहा कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक मूवमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हम कोई ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीकेशन नहीं रखना चाहते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका स्ट्रक्चर भी बनता है, ब्यूरोक्रेसी और एट ऑल टाइम्स आपको चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। तो इन्होंने कहा हम वो नहीं हैं, हम मूवमेंट हैं बेसिकली।
मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट एक अच्छी चीज़ है। देखिए, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो फिर चीज़ें आपकी स्टैटिक हो जाती है एक तरीके से, कि ये आपका सेंटर है या यहाँ पर सेक्रेटेरिएट है, यहीं पर बैठेंगे, इस तरीके की चीज़ें, या फिर एट ऑल टाइम्स ब्यूरोक्रेसी, स्टाफ, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मूवमेंट जो है वो डायनामिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है, डायनामिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। मूवमेंट का मतलब होता है कि अगर आज आपका कोई एजेंडा है और वो फुलफिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंक्लूड कर दें। आप नया एजेंडा लेकर के उसको लेकर के बदलाव लाने के फोकस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो इनका ये कहना था कि हम मूवमेंट है, सबसे पहले डायनामिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा, कि आप देखेंगे कि नाम का एजेंडा इवॉल्व होता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में डीकोलोनाइजेशन था, फिर डेवलपमेंट पे आए, पीस पे आए, सिक्योरिटी पे आए, डिसआर्मामेंट पे आए। तो इनका एजेंडा जो है चेंज होता रहेगा। तो नाम लाया गया था ताकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक एक्टिव रोल प्ले कर सके, लेकिन इंटरनेशनल मैटर्स पे इनका खुद का अपना एक स्टैंड हो, जिससे कि ये अपने मेंबर्स के जो इंटरेस्ट हैं उसको रिफ्लेक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि यूएसए के इंटरेस्ट को प्रमोट किए जा रहे हैं या फिर यूएसएसआर के इंटरेस्ट को प्रमोट किए जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी। और फर्दर अगर हम डेवलपमेंट देखें तो आज के समय पे एट प्रेजेंट कितने मेंबर स्टेट्स हैं नाम के? वी हैव 120 मेंबर स्टेट्स। तो आप देखेंगे कि इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट आप कहोगे यूनाइटेड नेशन के बाद, यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन यूएन इतना कारगर नहीं है, इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। आप देख ही रहे हो कि वॉर जैसी सिचुएशन है, यूएन वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पर यूएन के बाद नाम एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें 120 मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि मीटिंग्स यहाँ पर होती रहती हैं, समिट्स यहाँ पर होती रहती हैं। तो ऑलरेडी आपके पास इस तरीके का मैकेनिज्म है जहाँ पर आप 120 मेंबर कंट्रीज के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली इसीलिए कहा जाता है कि जो काम यूएन नहीं कर पाया, हो सकता है वो नाम अगर लेगा एजेंडा आज के समय पे, तो नाम को रिवाइव किया जाना चाहिए, या लोग कहते हैं कि आज भी नाम रेलेवेंट है। खैर, इस बारे में तो ये तो डिबेट है, तो इस बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अभी तक कि एट प्रेजेंट नाम में 120 मेंबर स्टेट्स हैं और साथ ही साथ देर आर 20 ऑब्जर्वर स्टेट्स। ऑब्जर्वर स्टेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैठ करके ऑब्जर्व करते हैं मीटिंग्स को, समिट को, इस तरीके से। और साथ ही साथ नाम कंट्रीज में 10 ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज के समय पे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है यहाँ पर कंट्रीज की नाम में, ठीक है। तो जब से नाम को बनाया गया है, हर 3 साल पे इसकी मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं। जो लास्ट समिट हुई थी 2016 में हुई, उसके बाद 2019 में हुई, ठीक है। फिर आपकी आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। हाँ जी, आप ये कह सकते हो कि नाम ने मिडल पाथ फॉलो किया है, ठीक है। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, आप देख सकते हो कि इसमें कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है नाम को लेकर के भी, ठीक है। नाम को लेकर के भी यू कैन सी कि कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो समिट लेवल पे यहाँ पर सारा जो डेवलपमेंट है वो होता है, ठीक है। तो ये सारे मतलब ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आखिरी जो हमारी समिट हुई वो 2019 में हुई। अब 3 साल तो हो चुके थे,
तो आप बोलोगे कि 3 साल हो गए हैं तो अब सबमिट हो जानी चाहिए थी एक और, लेकिन अभी सबमिट नहीं हुई। 2022 में सबमिट होनी थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन करके इसको कहा गया कि हम इसको करेंगे अभी अगले महीने, जनवरी 2024 में की जाएगी। तो अगले महीने अभी शुरू ही होने वाला है, वी हैव लाइक 2-3 डेज। तो ये सबमिट होगी अब युगांडा में, ठीक है। तो इसीलिए 2016 की डिटेल्स हैं, 19 की हैं। इसकी डिटेल्स अभी आ जाएंगी, न्यूज़पेपर्स में आएंगी, काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हुए होंगे। द हिंदू ORF में काफ़ी कुछ 1-2 आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, आप देख के पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2019 आप कह सकते हो, उसकी जो समिट थी अजरबैजान, जहाँ बाकू है, ठीक है। बाकू इज़ द कैपिटल बेसिकली अजरबैजान की, बाकू में समिट हुई। वैसे ही 2016 की जो समिट हुई थी वो वेनेजुएला में हुई। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। तो इस समिट को वेनेजुएला समिट कह दिया जाता है, इस समिट को बाकू समिट या अजरबैजान समिट कह दिया जाता है। एंड एक वर्चुअल समिट भी हुई थी नाम की 2020 में, ठीक है। ये कोविड को लेकर के हुई थी और इसीलिए इस वर्चुअल समिट का टाइटल भी था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 ये वर्चुअल समिट हुई है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे समिट लेटेस्ट जो हुई हैं वो हमने देख ली। खैर अभी तो आजकल क्या हो रहा है उस पर तो भी बाद में बात करते हैं, पहले जो शुरुआती ऑब्जेक्टिव्स थे उस पर फोकस करते हैं। तो नाम जब पहले लाया गया, अब हम थोड़ा सा समझते हैं। बेसिक अभी तक हमने समझा है और बेसिक में अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये वाला पार्ट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ नाम, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट समझते हैं। तो नाम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या था। देखिए नाम जब लाया गया तो उस समय पे सबसे पहले सेल्फ डिटर्मिनेशन पे ध्यान दिया गया, यानी कि जो ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर अभी भी कॉलोनाइजेशन था, वहाँ पर ये कंट्रीज मिल करके काम कर रही थी कि वो वाले स्टेट्स भी डीकॉलोनाइज्ड हो जाए, यानी अपने आप को खुद से गवर्न कर पाए। सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि शुरुआती दौर में जब नाम लाया गया तो नेशनल इंडिपेंडेंस पे ध्यान दिया गया। इस तरीके के आप कह सकते हो चीज़ों पे ये लोग प्रमोट कर रहे थे, मिल करके काम कर रहे थे। तो यानी कि शुरुआती टाइम पे ये सॉवरेनिटी को मेंटेन करने की बात करती थी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए बात करते थे कि ये कंटिन्यू रहे। साथ ही साथ जो स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज थी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इनको स्किन कलर पे फेस करना पड़ता था, तो उसको हम कहते हैं अपार्थाइड। आई होप आपको इस बारे में पता होगा। अगर आपने NCRTs भी पढ़ी हैं तो NCRT के जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं उसमें अपार्थाइड के बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है। तो अपार्थाइड मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो इसको भी अपोज किया गया कि भाई आप रेसिज्म नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि नाम का मेन फोकस एंटी रेशियलिज्म था, ठीक है, उस समय पे। देन साथ ही साथ ये कंट्रीज मानती थी कि ये कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं साइन करेंगी, ठीक है। तो इसको कह सकते हो आप नॉन एडहेरेंस, मतलब दे विल नॉट फॉलो मल्टीलेटरल मिलिट्री पैक्ट्स, ये किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। मल्टीलेटरल मिलिट्री पैक्ट्स कैसे, जैसे कि USA ने बनाया था नेटो और USSR की तरफ से बना था वॉर्सो पैक्ट। तो इन कंट्रीज ने कहा हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे इस तरीके का मिलिट्री पैक्ट जो डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस के लिए बनाया गया है। वी वोंट बी टेकिंग पार्ट इन इट। इस तरीके का जो आइडिया है वो यहाँ पर लाया गया, ठीक है।
साथ ही साथ और क्या ऑब्जेक्टिव था, यही कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, वो सारी बातें हैं। ये आपकी सारी सेल्फ डिटर्मिनेशन इन्हीं सब में आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चाहते थे कि इंटरनेशनल रिलेशन को डेमोक्रेटाइज किया जाए। डेमोक्रेटाइज किया जाए मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें मेन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका भी रिप्रेजेंटेटिवनेस हो, उनसे भी पूछा जाए कि क्या किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये चाहते थे कि जो नई नई कंट्रीज अब यहाँ पर एमर्ज हुई हैं, ठीक है, उनको सोशियो इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे उनका विकास हो, उस पर इनका फोकस था। और साथ ही साथ ये चाहते थे कि सभी कंट्रीज जो है वो आपस में कोऑपरेट करें। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहे थे रादर देन कंपटीशन, रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। इनका कहना था कि कोऑपरेशन होना चाहिए और सारी की सारी कंट्रीज इक्वल फुटिंग पे होनी चाहिए। इक्वल फुटिंग पे होनी चाहिए मतलब सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो शुरुआत में कुछ ऐसा था। फिर आगे देखते हैं कि 1950s तक आते आते फिर क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। 1950s में नैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, स्पेसिफिकली कॉलोनाइजेशन का अगेंस्ट में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने सब ने मिल करके एक मतलब सॉलिडारिटी बनाई नैम के अंडर में, और यहाँ पर नैम की उस समय पे डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज बहुत बढ़ गई थी। ये सारे डेवलपमेंट्स 50s के हैं। फिर 1960s एंड 70s में आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर तो आप बोल देंगे कि डिस्क्रिमिनेशन और डीकोलोनाइजेशन इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर 1960s 70s में ये मूवमेंट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में भी फैल गई, एक्सपैंड की गई, और यहाँ पर इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का। एक्चुअली में इनका ये कहना था कि जो वर्ल्ड ऑर्डर इस समय पे एग्जिस्ट कर रहा था, जिस तरीके की आइडियाज़ को प्रमोट किया जा रहा था, उसका बेनिफिट जो है वो यूएसए के फेवर में था। तो इनका ये कहना था कि चीज़ें ऐसे चेंज या इस तरीके से होना चाहिए ताकि बेनिफिट जो न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एलडीसीज हैं, इनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा था, इनका ये कहना था, ये वो समय है जब मार्क्सिस्ट डिपेंडेंसी थ्योरी यहाँ पर लाई गई। मार्क्सिस्ट स्कूल में डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है, ये कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है, ये कहते हैं कि जो कोर कंट्रीज हैं वो इस तरीके का इस समय पे वर्ल्ड ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है कि जो पेरीफेरी पे कंट्रीज हैं इनका कोई विकास नहीं हो रहा है। ये कंट्रीज उल्टा कोर कंट्रीज को, इनकी जितनी भी वेल्थ है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो कोर कंट्रीज के पास में जा रहे हैं। तो यहाँ पर देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो अगर आपको सपोज कीजिए कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में भी अगर कुछ पढ़ना हो, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो आप मार्क्सिस्ट थिंकर, डिपेंडेंसी थ्योरी, इमैनुअल वॉलरस्टीन, एजी फ्रैंक, वही सारे थिंकर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में 60s और 70s में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं एक स्पेसिफिक ईयर की, तो 1973 वो एक ऐसा साल है जब एक कॉन्फ्रेंस हुई। दिस कॉन्फ्रेंस वाज एल्जेरिस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में नाम की ये कहा गया कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाया जाना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। इनका ये कहना था कि भाई सारा विकास तो कोर कंट्रीज का हो रहा है, पेरीफेरी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो और भी गरीबी है, उल्टा यहाँ से जो थोड़ी बहुत वेल्थ भी है वो सारी की सारी यहाँ पर ड्रेन कर रहे हैं, यहाँ जा रही है, पेरीफेरी से कोर कंट्रीज के पास में जा रही है। तो इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी। पहली डिमांड, इनका ये कहना था कि जिस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर है,
सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली देखिए, जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो ये जो आज की डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, ये डेवलप्ड कैसे हैं इतनी? बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन। ये बाकी सभी देशों को लूट करके इतने अमीर बने हैं और इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सब कुछ बिल्ड कर लिया। तो नाम कंट्रीज का उस समय पे कहना था डेवलपमेंट को लेकर के, ये कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज को हर साल अपनी जीडीपी का 1% डोनेट करना चाहिए ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ मतलब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको, जिसमें नाम कंट्रीज आती हैं, जितनी भी गरीब देश हैं वो आते हैं। तो इनका कहना था कि अगर ऐसा होगा तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी सामाजिक तौर पे भी विकास होगा और आर्थिक तौर पे भी विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। दूसरा इनका कहना था कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास में बेटर टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि जो भी बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्रीज के पास में है वही टेक्नोलॉजी इनके पास में भी आए, इससे इनका भी विकास होगा और जो भी डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल होगा। अभी पता है होता क्या है, अभी आप देखोगे कि इंडिया जैसी कंट्रीज हो गई या दूसरी चाइना जैसी कंट्रीज हो गई, यहाँ पर जो मशीनरी या जो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, ये पॉल्यूशन इसकी वजह से बहुत होता है, इसका कार्बन एमिशन बहुत हाई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे साथ इन्होंने शेयर नहीं की हुई है। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्रीज बहुत आगे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें दी ही नहीं है। आप देखेंगे कि जितने भी अभी डिफेंस पैक्ट्स भी साइन होते हैं ना, इंडिया की तरफ से होता है कि अगर आप साथ में मिलके बना भी रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पार्ट्स भेज दिए, असेंबल कर दिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करो। ठीक है, आज के समय पे तो यूएसए काफ़ी समय से कह रहा है कि हाँ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। वहीं अगर आप रशिया को देखें आज के समय पे, तो रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। रशिया के साथ में मिलकर के इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही हुआ है। तो पॉइंट ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से, यूएस या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता नहीं है। ग्लोबल साउथ ने डिमांड किया कि आप करेंगे तो हमारा जल्दी विकास होगा, पीस, डेवलपमेंट, ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की गई थी। अब आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों ही हाँ करेंगी। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये सब करने से मना कर दिया, यानी कि जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल नॉर्थ किसको कहा जाता है? जो यूएसए, यूरोप, कनाडा, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये ग्लोबल नॉर्थ में बोलते हैं एक तरीके से। तो ये कंट्रीज़ ने मना कर दिया कि हम तो आपको 1% ऑफ जीडीपी अपना हर साल नहीं देंगे, पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि आपको अगर अपने देश का विकास करना है तो आप भी वही कीजिए जो हमने किया है। क्या कीजिए? आप भी अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए, यानी कि नियो लिबरल पॉलिसीज़ फॉलो कीजिए। तो इनका ये कहना है कि आज भी इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में विकास क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इन कंट्रीज़ ने नियो लिबरल पॉलिसीज़ फॉलो नहीं की हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, लेकिन वो भी पूरी तरीके से ओपन नहीं किया था। आज भी हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे करके अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें आप देखोगे प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट्स, ये सब किए जा रहे हैं। तो यानी कि नियो लिबरल पॉलिसीज, इन्होंने कहा कि अगर आप भी वो करोगे जो हमने किया है तो आपके देश में भी विकास होगा, आपकी भी जीडीपी बढ़ेगी, आप भी वो सब अचीव कर पाओगे, आप भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर पाओगे, आप भी प्रॉस्परस बन जाओगे जैसे हम बने हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने मना कर दिया था ये सब करने से, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज का पूरा जो विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ ग्लोबल साउथ, इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ अफ्रीका एंड एशिया एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, क्योंकि इन सारे देशों को कॉलोनाइज किया गया, यहाँ से वेल्थ लेके जाई गई और इनका पूरा मतलब इकोनॉमी ध्वस्त कर दी गई। इंडिया एक समय पे 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता था
और वो इंडिया जब भारत से अंग्रेज निकले तो उसकी बहुत ही खस्ता हालत थी। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके की डिमांड उस समय पे रखी गई। तो यानी कि 1973 में यहाँ पर एजेंडा क्या था नैम का? व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ नैम? नैम का ये कहना था कि ये जो बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये रिस्पॉन्सिबल बने सबसे पहले। तो पहला, इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन एमएनसीज। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। दूसरा, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, उन गुड्स की जो वैल्यू है, उनका जो प्राइस है, उनको बेटर वैल्यू मिलनी चाहिए। उसके लिए होता क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज से गुड्स जाते हैं, ठीक है, वो तो सस्ते मध्य मार्केट में इस तरीके से रहते हैं, या उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, उन पे ड्यूटी वगैरह लगा दी जाती है, जिससे वो इतने कॉम्पिटिटिव भी नहीं रहते हैं। तो बेटर वैल्यूएशन हो, और साथ ही साथ ये डिमांड कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू प्रेशर वेस्टर्न कंट्रीज। ये चाह रहे थे कि जो ग्लोबल नॉर्थ यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो फंड ट्रांसफर करें, कुछ पैसा हर साल देते रहें इनके विकास के लिए, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाए। समझ में आया? तो ये इनका एजेंडा था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देयर वॉज नो आउटकम, नथिंग हैपेंड, नो आउटकम। वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिए। क्योंकि देखिए, ये सारी जो नाम कंट्रीज थी ना, ये मिल करके एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के प्रेशर क्रिएट कर रही थी। अगर ये इकट्ठा रहती, एकजुट रहती, सॉलिडारिटी इनके बीच में रहती, तो प्रेशर बहुत बिल्ड होता। लेकिन बहुत ही स्मार्ट मूव चली यहाँ पर। डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया? वेस्टर्न कंट्रीज ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कराने शुरू कर दिए। आपस में ही ये कंट्रीज लड़ने भिड़ने लगे, जिसकी वजह से ये जो प्रपोजल्स यहाँ पर लाए गए थे, ये इमेजिनरी लगने लगे। इट वाज नॉट पॉसिबल कि रॉ मटेरियल्स की जो वैल्यू है वो इक्वल वैल्यू मिले, कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं किसी भी कंट्री में अगर बनाई जा रहे हैं, उसकी इक्वल वैल्यू लगाई जाए। इनफैक्ट कोशिश ये की गई थी नाम की तरफ से कि इंटरनेशनल ट्रेड में सोशलिज्म आए। अभी क्या हो रहा था? कैपिटलिज्म फॉलो हो रहा था। याद कीजिए, इमैनुअल वॉलेस्टीन ने कहा था कि जो प्रेजेंट मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो कैपिटलिज्म पे बेस्ड है, और ये चीज़ जो है एक्सप्लॉयटेटिव है। इसकी जगह पर इनको ग्लोबलाइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है कि जो प्रेजेंट मॉडल है वो कैपिटलिज्म पे बेस्ड है। वो कैपिटलिज्म की जगह पर सोशलिज्म पे बेस्ड हो सकता है, जिसमें सबका विकास हो, चाहे फिर कोई गरीब कंट्री क्यों ना हो, उसको भी कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ा फायदा मिले। तो ऐसा कुछ आइडिया यहाँ पर कोशिश की गई थी कि ऐसा कुछ लाया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज की बार्गेनिंग पावर इतनी नहीं थी, यही कारण है। अच्छा, नाम कंट्रीज ने कोशिश की कि जो ओपेक कंट्रीज हैं, ठीक है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनका सपोर्ट मिल जाए इनको। क्योंकि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मतलब कि भाई पूरे दुनिया में ऑयल और गैस ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इसी से डिक्टेटेड है। तो ऐसी कंट्री से सपोर्ट मिल जाएगा जो पूरी दुनिया को ऑयल एंड गैस प्रोवाइड करती हैं, तो प्रेशर अपने आप बिल्ड होगा डेवलप्ड कंट्रीज पे। लेकिन ओपेक कंट्रीज इनके एजेंडा के साथ में अलाइन नहीं कर पाई। ठीक है, तो यही कारण है कि अल्टीमेटली इनका कोई खास आउटकम निकला नहीं। तो 1960s और 70s में कुछ ऐसा हुआ। फिर देखते हैं 1980s में। 1980s में
यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ। अब 1980s की मैं बात कर रही हूँ, तो लगभग 85 तक आते आते यूएसएसआर में यानी सोवियत यूनियन में इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया। और ये क्राइसिस क्यों देखा गया? क्योंकि यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया था। यूएसएसआर ने उस समय पे सोचा था, अफगानिस्तान में इस तरीके की सिचुएशंस उस समय पे बन गई थी कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उसको हटा दिया गया था बेसिकली। तो ये चाहते थे, यूएसएसआर चाहता था कि कम्युनिज्म ही रहे अफगानिस्तान में। ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में कम्युनिज्म रहेगा, तो इन्होंने सोचा कि हम 6 महीने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा या 1 साल लगेंगे, हम अफगानिस्तान को इन्वेड करके वहाँ पर दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी को पावर में लेके आ जाते हैं। अपनी कम्युनिस्ट पार्टी इंस्टॉल रहेगी तो वो हमारी सुनेगी, हमारी चलेगी। एक बार अफगानिस्तान हमारे काबू में आ गया तो आगे पाकिस्तान भी आ जाएगा, और पाकिस्तान आ गया तो हमें एक्सेस मिल जाएगा इंडियन ओशन का, और इंडियन ओशन का एक्सेस मिला तो ट्रेड और जो भी कनेक्टिविटी है वो सोवियत यूनियन की तेज़ी से मतलब काम करेगी। क्योंकि अगर आप सोवियत यूनियन को देखें तो नॉर्थ में पूरा आइस है, ठीक है, आर्कटिक रीजन पूरा फ्रोजन रहता है, तो नेविगेशन या आप कहोगे कि शिपिंग रूट्स इतने नहीं हैं, ठीक है। यही कारण है कि उस समय पे ये सब ध्यान में रखते हुए इस तरीके के डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए। तो इन्होंने सोच के तो ये गए थे कि 6 महीने 1 साल लगेगा, लेकिन ये तो इस वॉर में फंसते चले गए, क्योंकि यूएसए और पाकिस्तान ने मिलकर के यहाँ के जो मुजाहिदीन थे, जो आगे जाकर के बनेंगे टेररिस्ट, तालिबान और ये सब शुरू होगा यहाँ से, इनको वेपन्स और पैसा वगैरह सब प्रोवाइड करना शुरू किया ताकि ये यूएसएसआर के खिलाफ जो है फाइट लड़ सकें, जंग लड़ सकें। तो यूएसएसआर फंसा रह गया इस चीज़ में। और यूएसएसआर को आपको पता है कि इसकी इकोनॉमी कैपिटलिज्म पे बेस तो थी नहीं कि ये एंडलेस वॉर को सपोर्ट कर पाए। इनकी इकोनॉमी सोशलिज्म पे चलती थी, और सोशलिज्म प्रॉफिट मोटिव पे काम ही नहीं करता। कैपिटलिज्म है जो प्रॉफिट पे काम करता है, सोशलिज्म काम नहीं करता। तो इनके पास इतना पैसा नहीं था वॉर लड़ने के लिए, इसीलिए 1985 तक आते आते यहाँ पर यूएसएसआर में इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया। और जब ऐसा हुआ तो ऑलमोस्ट फिर आप देखोगे कि विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर कोल्ड वॉर भी ख़त्म होने लगी। जब सोशलिस्ट ब्लॉक कोलैप्स हो गया तो अब ये माना जाने लगा 1980s में कि जो बाइपोलर वर्ल्ड था, जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, जो कि प्राइम रीज़न था जब नाम बनाया गया था कि हम तो न्यूट्रल रहेंगे, तो स्कॉलर्स ने उसके बाद कहा कि अब बाइपोलैरिटी तो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, उनका ये कहना था कि अब नाम अब तो रेलेवेंट रहेगा नहीं, क्योंकि नाम को तो लाया ही इसलिए गया था कि पूरी दुनिया डिवाइडेड है, हम एक थर्ड स्टांस रखेंगे। समझ में आया? तो उस समय पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे नाम के ही, जैसे एक फाउंडिंग मेंबर में इजिप्ट भी आता है। तो उस समय पे इजिप्ट ने ये कहा, ये प्रपोज किया कि क्यों ना अब ऐसा हो चुका है तो हम नाम को डिसॉल्व कर देते हैं, अब इसका कोई फायदा नहीं है। उस समय पे इजिप्ट ने ये कहा। यूगोस्लाविया जो एक और फाउंडिंग मेंबर है, यूगोस्लाविया ने कहा हम भी डिसइंटीग्रेट कर देते हैं नाम को। यानी कि नाम कंट्रीज अब क्राइसिस बचा ही नहीं है तो हैंडल क्या करेगी, तो इसको ख़त्म कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे उस समय पे जो कुवैत का इन्वेजन होगा, इराक करेगी, तो आप देखो कि नाम कंट्रीज ने कहा था हम वॉर नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। इराक और कुवैत दोनों ही नाम मेंबर्स थे, लेकिन इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया। तो उस समय पे तो नाम कंट्रीज की अब कोई पोजीशन ही नहीं बची। इसीलिए ये कहा गया कि अब नाम कंट्रीज का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ काम नहीं कर रही हैं, देयर इज़ नो एजेंडा
कुछ ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं बचा है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बचा है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं कि अब ये किसी फ़ायदे का मूवमेंट नहीं है, ये कहा गया उस समय पे। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये डेवलपमेंट्स नाम में हुए हैं, ठीक है। तो फिर उस समय पे, फिर आज के समय पे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि नाम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौन कौन से थिंकर्स हैं? तो लोग कहते हैं कि नाम जो है वो रिडंडेंट है, मतलब किसी काम का नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है ये मूवमेंट। इट इज़ अ रिडंडेंट मूवमेंट। जैसे कि कुछ थिंकर्स आप याद रख लीजिए, क्योंकि अगर रेलेवेंस पे क्वेश्चन आता है आपको इन थिंकर्स को कोट करना पड़ सकता है। वी हैव प्रोफेसर हंस कोचलर, ठीक है। देखिए वैसे तो आपको आपके मैं नोट्स जब दूंगी वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे और भी व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि नाम को लेकर के आज के समय पे वी हैव सी राजा मोहन। सी राजा मोहन कहते हैं कि आज के समय पे नाम इज़ अ मूवमेंट इन कोमा। नाम जो है वो कोमा में है, मतलब कुछ एक्टिव नहीं है, बस इसे डेड पड़ी हुई है। तो सी राजा मोहन कहते हैं कि दिस इज़ अ मूवमेंट इन कोमा। नाम को जो है 1990s में ही कंक्लूड करके हटा देना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही और भी थिंकर्स हैं। प्रोफेसर हंस कोचलर हैं, ये नाम के लीडिंग एक्सपर्ट हैं एक्चुअली। तो प्रोफेसर हंस कोचलर कहते हैं कि नाम इज नॉट रेलेवेंट टुडे। आज के समय पे नाम रेलेवेंट नहीं है। एक समय पे जब कोल्ड वॉर एरा थी, जब बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, तब नाम रेलेवेंट था। आज के समय पे सिर्फ एक ही डोमिनेंट ग्लोबल पावर है और वो है यूएस। आज यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ऐसा ये कहते हैं कि जब यूनिपोलर वर्ल्ड है, जब एक सिंगल पावर है, तो नाम का कोई काम नहीं है। नाम बाइपोलैरिटी में लाई गई थी। आज के समय पे जितनी भी नाम कंट्रीज आप देखेंगे वो सारी कंट्रीज यूएसए पे डिपेंडेंट हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। आप देखेंगे कि इंडिया वैसे तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करती है, लेकिन चाइना को कंटेन करने के लिए या कुछ भी ऐसा बड़ा एक्शन लेने के लिए यूएस के काफ़ी क्लोज आ चुका है इंडिया। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट। आइडिया लाया गया था ना तो हम यूएसए के साथ में रहेंगे ना हम यूएसएसआर के साथ में रहेंगे, लेकिन आज जितनी भी नाम कंट्रीज हैं ज़्यादातर हेविली डिपेंडेंट हैं यूएस पे। यानी कि ये कंट्रीज नॉन अलाइंड तो नहीं है। जो कहा जाता है ना कि नॉन अलाइंड मतलब हम किसी के साथ नहीं हैं, किसी के हिसाब से डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन ये कंट्रीज अब नॉन अलाइंड तो नहीं रही हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में भी आप देखेंगे कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अब तो किसी कोई काम नहीं है नाम का, इट इज़ नो लॉन्गर रेलेवेंट। इनफैक्ट जो सॉलिडारिटी पहले देखने को मिली थी कि सब इकट्ठा होकर के एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, नाम आज वो भी नहीं करती है। आज के समय पे अगर नाम को देखा जाए तो नाम का ना तो कोई चार्टर है अपना जिसके बेसिस पे ये काम कर रहे हों, ना ही कोई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिसको ये फॉलो कर रहे हों, ठीक है। कि अगर मेंबर कंट्रीज़ ऐसा करेंगे, किसी के साथ ऐसा होता है तो हम उसके मतलब इस तरीके के एक्शंस लिए जाएंगे कि उस कंट्री को बचाया जाएगा या डिफेंड किया जाएगा। एक दूसरे को डिफेंड भी नहीं करती हैं। और उल्टा नाम कंट्रीज़ आज दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, जैसे G7 है, आसियान है, ठीक है, G77, G20, इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कॉमनवेल्थ आप देखेंगे, उनसे मतलब इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एक्टिव हैं। तो नाम आजकल इन ऑर्गेनाइजेशन से compete कर रहा है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन सारी इसीलिए काम कर रही हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस पे ध्यान देती हैं, ट्रेड पे ध्यान देती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं सारी की सारी। नाम प्रोडक्टिव नहीं है।
नैम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, ना ही नैम में डिप्लोमेटिकली ज़्यादा एक्टिव रहता है। नैम में कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिसको लेकर के ये काफ़ी काम कर पाए। ठीक है, नैम जो है ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पे बात कर लेता है, जैसे चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, टेररिज्म वाली चीज़ें। तो कहा यह जाता है कि अगर आज के समय पे नैम को एक इम्पॉर्टेंट रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स में प्ले करना है तो नैम को नए मुद्दों की ज़रूरत है, फ्रेश टॉपिक्स की ज़रूरत है, नई थीम्स पे काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज तो ये फिर पॉइंटलेस है ना ये कॉन्फ्रेंस, फिर तो फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। पिछले कितने डेकेड से नैम ने कोई ऐसी खास प्रोग्रेस नहीं की है किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो टेररिज्म को लेकर के हो। ये तो न्यूक्लियर वेपन के नॉन प्रोलिफरेशन डिसआर्मामेंट की बात कर रहे थे, आप देखेंगे उस पर भी कुछ नहीं किया इन्होंने, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं रहे। इसीलिए ये कहते हैं कि नैम का कोई फ़ायदा नहीं है, रिडंडेंट है नैम। तो एक व्यू आता है कि नैम का कोई फ़ायदा नहीं है बाय प्रोफेसर हांस कोचलर। इसके अलावा भी और थिंकर्स हैं, जैसे कि वी हैव जगत एस मेहता। ये कहते हैं, एक्चुअली में कौन है ये जगत एस मेहता? जगत एस मेहता एक पहले इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, इज द फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये नाम को लेकर के क्या कहते हैं? वेल, इनका कहना है कि नाम जो है लाया गया था ताकि नेशंस के जो इंडिपेंडेंट राइट्स हैं उसको ये प्रमोट कर सके, उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट कर सके, और ये काम हो चुका है। जो एजेंडा के साथ में नाम लाया गया था वो अचीव कर लिया इन्होंने, और क्योंकि वो अचीव हो चुका है तो उसके बाद इनको अपना जो मिशन है वो अकम्प्लिश कर देना चाहिए था, मतलब बोल देना चाहिए था कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे, और उसके बाद नाम को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था। ऐसा कौन कहते हैं? जगत एस मेहता। ऐसे ही वी हैव द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। अब ये नाम को लेकर के क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नाम एक ऐसा आइडिया है जो टेम्परेरी बेसिस पे लाया गया था। ठीक है, नाम एक ऐसा आइडिया है जो ये मानता था कि एक इंडिपेंडेंट एक्शन लिया जाएगा, यानी कि ना यूएसए के साथ में रहेंगे। उस समय की जो डेवलपमेंट थी उसमें एक बड़ा ही फ्रेश आइडिया था, पर ये टेम्परेरी था। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाया गया था, अब ये किसी काम का नहीं है। देन वी हैव सी राजा मोहन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी राजा मोहन एक एकेडमिक एंड फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं। सी राजा मोहन कहते हैं कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी तो उसके बाद नाम को जो है ग्रेसफुली ये कंक्लूड कर देना चाहिए था कि भाई हमारा जो एजेंडा था हमने कंप्लीट कर दिया, अब किसी की और कोई फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉस्पेक्ट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब कंक्लूड कर देते हैं इसको। लेकिन सी राजा मोहन ने कहा कि ये कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद बेस्ट टाइम था जब नाम क्रेडिट ले करके कि देखो कोल्ड वॉर हमने ख़त्म कर दिया, हमने इस तरीके के एक्शंस लिए और मिशन अकम्प्लिश करके ख़त्म कर देती नाम को। लेकिन सी राजा मोहन कहते हैं कि आज भी ये मूवमेंट चल रही है, दिस इज़ अ मूवमेंट इन कोमा। ये मूवमेंट आज भी कोमा में है, यानी कि आज नाम इररेलेवेंट है। नाम उस समय भी इररेलेवेंट था जब कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि नाम ने इस तरीके के मुद्दे भी उठाए थे जो कभी सक्सेसफुल नहीं रहे। तो नाम आज कोमा में क्यों है? क्योंकि जो कंट्रीज हैं, ये जो 120 कंट्रीज है ना, ये रेडी नहीं है इसको बरी करने के लिए कि इसको दबा दिया जाए, अब ये किसी काम की नहीं है। आज भी वो वही रिचुअल्स जो हैं बार बार करती रहती हैं, मतलब मीटिंग थोड़ी बहुत करते रहते हैं। तो इस तरीके का व्यू है। ठीक है, इसके अलावा वी हैव अगेन, जो शुरुआत में हमने प्रोफेसर टीवी पॉल मैकगिल यूनिवर्सिटी के देखे थे,
वो भी नाम को लेकर के क्या कहते हैं, टीवी पॉल कहते हैं कि नाम को कभी उसका क्रेडिट नहीं मिला, जो क्रेडिट मिलना चाहिए था ना इसको, जो डिजर्व करता था नाम, कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमेशा से नाम के खिलाफ इंटेलेक्चुअल बायस रहा है, नाम को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। नाम जो है हमेशा से जितना भी इसको क्रिटिसाइज करो नाम को, टीवी पॉल कहते हैं कि भाई लिमिटेड तौर पे ही सही, लेकिन सॉफ्ट बैलेंसिंग इस मूवमेंट ने की थी, ठीक है, सॉफ्ट बैलेंसिंग मैकेनिज्म फॉलो किया था। और उस समय पे नाम कंट्रीज ने नेमिंग एंड शेमिंग टूल्स यूज किए थे। नेमिंग एंड शेमिंग मतलब कि ना तो यूएसए के साथ में था, ना ही यूएसएसआर के साथ में था। तो ग्रेट पावर्स के अगेंस्ट में जिस तरीके के वो एक्शंस ले रहे थे, उनको क्रिटिसाइज एक अलग एंगल से देख करके क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई कि बायसनेस कितनी है ग्रेट पावर्स के बीच में। तो इसीलिए नाम को लेकर के ना एक इंटेलेक्चुअल बायस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो भी नाम के बारे में बात करता है, टीवी पॉल कहते हैं कि हर कोई नाम को ऐसे बोलता है कि नाम इज अ कोएलेशन ऑफ वीकर स्टेट्स, कि जितने भी कमजोर स्टेट्स थे वो सारे एक साथ आ गए और उन्होंने नाम बना लिया। तो इसको कितने बायस तरीके से बोला जाता है। लोग यही सोचते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ठीक है। मान लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक अपर क्लास है, इंटरनेशनल रिलेशन में एक अपर कास्ट है, सपोज कीजिए जैसे हमारे सोसाइटी में अपर कास्ट होती है ना, वैसे ही जो आपकी यूएसए और यूएसएसआर है, मान लीजिए ये है अपर क्लास या अपर कास्ट। अब उसमें जो नाम कंट्रीज हैं उनको सब ऑल्टरन क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है कि आप तो वीक हो, आप तो कमज़ोर हो, आपने तो मतलब अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ऐसा ऐसा कुछ किया, बट आप कमज़ोर हो। तो एक बायसनेस के साथ में देखा जाता है हमेशा नाम को। तो बड़ी ही आसानी से लोग कह देते हैं कि नाम जो है किसी काम की नहीं है, रिडंडेंट है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, इकलौती ऑर्गेनाइजेशन जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने साथ में मिलकर के एक्सक्लूसिवली कुछ किया, मतलब जहाँ पर कोई डेवलप्ड कंट्री इंक्लूडेड नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के डायनेमिक पे आसान नहीं होता है कि हर चीज़ आप प्रिडिक्ट कर पाओ। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ज़रूरत पड़ जाए नाम की, हो सकता है कि इस तरीके के मुद्दे आए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को दोबारा से सॉलिडारिटी मेंटेन करके इस मूवमेंट को रिवाइव करने की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए एक स्कूल जब ये कहता है कि नाम को तो ख़त्म कर देना चाहिए, वहीं पर दूसरा स्कूल कहता है कि नहीं, नाम जो है वो रेलेवेंट हो सकती है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो जब से नाम बनाया गया है, इट हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेगुलर शेड्यूल, टाइमली बेसिस पे मीटिंग्स यहाँ पर हुई हैं। और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि कहाँ से शुरू हुए थे, 25 मेंबर स्टेट्स थे और करते करते 120 पे आ गई है मेंबरशिप, जो कि ये दिखाता है कि भाई रेलेवेंट है, ऐसी ही थोड़ी ना 120 पहुंचा है। तो ये जो नंबर बढ़ता हुआ है ना, जो हमें देखने को मिल रहा है, ये नाम को एक ऐसे क्लब में कन्वर्ट कर रहा है, एक ऐसा क्लब जहाँ पर एटलीस्ट दुनिया भर की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो मुद्दों को डिस्कस तो कर सकती हैं, किसी इंटरनेशनल इशू के लेकर के डिबेट तो कर सकती हैं आपस में। ज़रूरी नहीं है कि ये उसको रिजॉल्व कर पाए, उसका कोई सल्यूशन निकाल पाए, लेकिन डिस्कशन और डिबेट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो समिट होती हैं, ठीक है, इन समिट में कुछ ऐसा खास नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आज भी नॉर्थ जो है वो हेजिमोनिक है, मतलब वो डोमिनेट करते हैं साउथ कंट्रीज पे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे। तो ऐसे में नाम अभी भी साउथ कंट्रीज के या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है।
ठीक है, आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, तो पॉवर्टी को इरेडिकेट एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकते हैं नाम कंट्रीज। ठीक है कि आज बायपोलैरिटी नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूएसए पे पूरा का पूरा दारमदार दे दें कि यूएसए सब संभाल लेगा। यूएसए पॉलिटिकल मैका नहीं बनना चाहिए, यानी कि यूएसए को सबसे ऊपर मत रखो कि वो सब संभाल लेगा। अगर पावर ब्लॉक्स नहीं है दो तो क्या हो गया, लेकिन यूएसए पे भी पूरा आप नहीं रख सकते हो अपना फेथ। तो लोग कहते हैं कि नाम किसी काम का नहीं है, इट इज़ डेड। बट आज भी वेस्टर्न कंट्रीज के जो एक्सपर्ट्स हैं नाम के ऊपर बात करते रहते हैं एक्टिवली, जो कि ये बताता है कि इतना भी बुरा नहीं है ये मूवमेंट। अगर ये रिवाइव किया जाए तो इट कैन वर्क इन फेवर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कॉलर्स होते हैं ना वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से अपना एनालिसिस देते हैं, लेकिन नाम अगर रहेगा तो सोचिए एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया जा सकता है किसी भी मुद्दे को लेकर के। समझ में आई ये चीज़? जस्ट बिकॉज यूएसएसआर जो कि एक ब्लॉक था वो खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। दुनिया में नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोविड आप देखिए, पैंडेमिक, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, जिसमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिसमें चाहिए कि सारे के सारे देश मिल करके काम करें। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक नाम रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, यस, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसको रिवाइव अगर हमें करना पड़ा तो पहले तो इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। तो आज के समय पे तो नाम बहुत सारे काम कर सकता है। करना क्या होगा, जैसे आज के समय पे एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर लाना चाहिए यूनाइटेड नेशन के थ्रू, या हमें यूएन में रिफॉर्म्स लाने हैं, उसको वो भी डेमोक्रेटाइज नहीं है, वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो नाम काम कर सकता है उसमें। या जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है कि भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मिल करके एक दूसरे की मदद करें, वो नाम के थ्रू किया जा सकता है। G77 कोऑर्डिनेशन नाम के थ्रू और ज़्यादा गहरा सकती है। ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में कोऑपरेशन की जा सकती है, फूड सिक्योरिटी में, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आपस में कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ नहीं दे रहा है तो ये नहीं होगा। तो अगर आज के समय देखें तो आधी से ज़्यादा दुनिया अभी भी ऐसे मुद्दों से सफ़र कर रही है जिन मुद्दों पे काम किया जाना चाहिए, नाम वहाँ पर रेलेवेंट हो सकता है। तो इसीलिए हमारे एक डिप्लोमैट हैं एन कृष्णन, एन कृष्णन कहते हैं, ये हमें बोलते हैं कि देखिए आज के समय पे ग्लोबलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन बहुत ही डायनेमिक है। तो कहते हैं बिकॉज ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आज हमें नए नए प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, और क्योंकि इसकी वजह से वी हैव सीन अ होल सेट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, नए नए प्रॉब्लम्स हैं, तो आई थिंक नाम यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स पे काम कर सकता है, ऐसा एन कृष्णन कहते हैं। और ऐसे ही टीवी पॉल भी हैं। टीवी पॉल भी कहते हैं, प्रोफेसर टीवी पॉल फ्रॉम मैकगिल यूनिवर्सिटी, कि पुरानी मूवमेंट्स को दोबारा से रिजरेक्ट किया जा सकता है। जितने भी पावरफुल स्टेट्स हैं उनके खिलाफ एक सॉफ्ट बैलेंसिंग मैकेनिज्म आज के समय पे हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अब दोबारा से जैसे मल्टीपोलैरिटी टाइप की आ रही है, तो वापस से ग्रेट पावर्स आर्म्स रेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप ओशंस को देखेंगे, मिलिटराइजेशन शुरू हो चुका है। साउथ चाइना सी में देखोगे, चाइना नए नए आइलैंड बना करके साउथ चाइना सी में अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स और वो सब पूरा इंस्टॉल कर रहा है। आज भी टेरिटोरी एक्सपेंशन हो रहा है एक तरीके से। तो यानी कि ज़रूरत है कि ये जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, जो कहा कमज़ोर जाता है लेकिन इनको साथ में आने की ज़रूरत है। अगर इनको इम्पीरियलिस्टिक वेंचर्स जो आज के समय पे हो रहे हैं उनको रोकना है तो
तो अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं करेंगी ना तो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है वापस से हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सॉफ्ट बैलेंसिंग करने की दोबारा से ज़रूरत है आज के समय पे। इनको बैलेंस करने की, इनको रोकने की, इन पे रिस्ट्रेन लगाने की हमें ज़रूरत है। तो जब छोटी छोटी कंट्रीज मिलकर के सॉफ्ट बैलेंसिंग करती हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ये। क्योंकि अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे रशिया और यूक्रेन में देख रहे हो, इसराइल पैलेस्टीन में देख रहे हो, तो भाई इसकी वजह से बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। तो आज के समय पे हमें ये जो बंदूक स्पिरिट है ना, इसको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है, ऐसा टीवी पॉल कहते हैं। रिवाइवल की बात करते हैं ये नाम के। जैसे आज के समय पे देयर इज़ नो होप फ्रॉम चाइना एंड इंडिया कि वो रिवाइव कर पाएंगे इस मूवमेंट को। वाई? क्योंकि खुद इंडिया और चाइना आज के समय पे सुपर स्टारडम की रेस में है कि कौन पावर बनेगा, ग्लोबल पावर बनेगा। तो इसीलिए टीवी पॉल तो ये कहते हैं कि इंडिया या चाइना से ज़्यादा जो स्मॉल कंट्रीज हैं अब उनके ऊपर है कि वो कैसे इस दुनिया को वापस से हॉट वॉर में कन्वर्ट होने से बचा सकती हैं, और नाम वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो हमने यानी कि अभी तक जितना डिस्कस किया, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आपको पढ़ा दिए, नाम का बेसिक समझाया आपको, और इसके अलावा हमने एम्स एंड अचीवमेंट देखा, क्या अचीव कर पाए, क्या ऑब्जेक्टिव था। अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसकी रेलेवेंस को। क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है नाम का, तो जब से नाम की शुरुआत हुई है इंडिया ने एक्टिव रोल प्ले किया है कि आपस में देशों के बीच में कोऑपरेशन रहे, स्पेसिफिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इंडिया ने हमेशा से ही इसको फ़ायदेमंद माना है, और इंडिया हमेशा से नाम को सपोर्ट करता रहा है, एक्टिवली एंगेज करता रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की हाई प्रोफाइल भी बनी, जिसकी वजह से इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस माना गया कि इंटरनेशनल अफेयर्स में, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के वॉइस है इंडिया। लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने नाम का विजन बताया। उनका ये कहना था कि मेन जो कंसर्न है नाम का वो सुपर पावर राइवलरी से रिलेटेड नहीं है। इन्होंने कहा कि नाम का मेन कंसर्न है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को आवाज़ देना, उनको वॉइस प्रोवाइड करना, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना। ये था नाम का बेसिक आइडिया। तो अगर इंडिया को आज के समय पे देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करना है, तो कहा यह जाता है कि इंडिया को नॉन अलाइन मूवमेंट की लीडरशिप भी लेनी होगी। इंडिया को इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ प्रमोट किए जा रहे हैं उसके साथ साथ इस पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि नाम कंट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू इंडिया एक सॉफ्ट पावर अपनी बिल्ड कर सकता है। और एट प्रेजेंट इंडिया को थर्ड वर्ल्ड सॉलिडरिटी की बहुत ज़रूरत है कि जो ये सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के साथ में आके खड़ी हों, स्पेशली आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। इंडिया और ज़्यादातर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि साथ में आके काम करने की ज़रूरत है, हेल्थ केयर में हो गया चाहे तो इसीलिए जो वर्चुअल समिट हुई थी ना नाम की 2020 में, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नाम को कहा था कि नाम इज द मॉरल वॉइस ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कोट कर सकते हैं। 2020 में जो वर्चुअल समिट हुई थी उसमें पीएम मोदी सेड दैट नाम के बारे में कि नाम इज द मॉरल वॉइस ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट आज के समय पे अगर आप देखोगे, कोल्ड वॉर जब से ख़त्म हुआ है उसके बाद यूएस चाइना की राइवलरी स्टार्ट हो चुकी है। तो नाम इंडिया के फेवर में ही काम करेगा अगर नाम के थ्रू इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेता है तो। ठीक है, तो ये तो अच्छी चीज़ होगी इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ राइवलरी, बिकॉज ये बाइपोलैरिटी की ही निशानी है अगर आप राइवलरी देखोगे भी दोनों के बीच में।
इसीलिए इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया है या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर, नाम आज के समय पे कितना रेलेवेंट है, इसको लेकर के वी हैव अ थिंकर टीपी श्रीनिवासन। टीपी श्रीनिवासन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नाम बेनिफिटेड इंडिया, इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि नाम के थ्रू इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाया अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। नाम की वजह से इंडिया जो है बाइपोलैरिटी की सिचुएशन को मैनेज कर पाया। तो यानी कि नाम आज भी इंडिया के लिए रेलेवेंट है, ऐसा टीपी श्रीनिवासन कहते हैं कि नाम की इंटीग्रिटी में इंडिया की स्टेक्स हैं। इंडिया को यहाँ पर जितनी भी नाम कंट्रीज़ हैं उनके साथ पार्टनरशिप अपनी रखनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन इंडिया के लिए पॉसिबल हो पाएगा कि यूएस, रशिया या चाइना से दूर रह करके इंडिया अपने आप में एक डिसीजन ले पाएगा जहाँ पर बाकी सारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होंगी वो उसके साथ खड़ी होंगी। सो वी हैव टीपी श्रीनिवासन। वैसे ही रेलेवेंस को लेकर के वी हैव मार्तंड, इट्स नॉट एच, मार्तंड झा। मार्तंड झा कहते हैं कि देखिए आज के समय पे क्या नाम इंडिया के लिए रेलेवेंट है कि नहीं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप नाम को किस नज़रिए से देखते हो। यानी कि ही सेज दैट इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिज्म, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिज्म थ्रू विच वी लुक एट नाम। क्योंकि मार्तंड झा का कहना है कि ये बहुत ही बड़ी गलती होगी अगर हम नाम को देख के बोलते हैं कि नाम इज नथिंग बट, कि नाम ने तो ब्लॉक पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया था, कि नाम इसलिए लाया गया था क्योंकि 2 पावर ब्लॉक्स थे और उन पावर ब्लॉक्स को रिजेक्ट करते हुए नाम ने अपना 3rd ब्लॉक बनाया। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि नाम पावर ब्लॉक्स का रिजेक्शन नहीं था, उल्टा नाम को अगर आप पॉजिटिव लाइट में देखोगे तो मार्तंड झा कहते हैं कि नाम वॉज अ पॉलिसी फॉर ऑटोनॉमी, कि ये जो सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये अपने आप डिसीजन लेंगी, ऑटोनॉमस रहेंगी, कि ये पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखेंगी। सुपर पावर के जो हेजीमोनिक एम्बिशंस है ना कि हम डोमिनेट करेंगे पूरी दुनिया पे, उसको दूर रखने में हेल्प करी थी नाम ने। तो इसीलिए मार्तंड झा जब नाम के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं नाम इज हाईली रेलेवेंट। बस ये कहते हैं कि नाम को री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, वी नीड टू री इन्वेंट नाम। तो नाम आज के समय पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। अगर यूनाइटेड नेशन के अलावा कोई और देखें अगर आप इस तरीके का, तो इट्स द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज़ हैं आफ्टर यूनाइटेड नेशन। और इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। क्यों? क्योंकि इंडिया को नाम जो है वो नेचुरल लीडरशिप प्रोवाइड करता है, तो इंडिया की प्रेस्टीज यहाँ से बहुत बढ़ सकती है। लेकिन इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉलो करने की, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले सी राजा मोहन को पढ़ा था, सी राजा मोहन ने क्या कहा था कि नाम कभी भी इंडिया के लिए रेलेवेंट नहीं था। नाम कंट्रीज नेवर सपोर्टेड इंडिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सी राजा मोहन कहते हैं कि 1962 की जब वॉर हुई थी चाइना के साथ में, तो इस वॉर में इंडोनेशिया जो है कंट्री वो भी नाम का पार्ट है, ठीक है। घना जो है वो भी नाम का पार्ट है। ये जो कंट्रीज थी इन्होंने चाइना के फेवर में स्टांस लिया था, प्रो चाइना अप्रोच रखी थी। तो नाम कभी भी, ऐसा कहते हैं सी राजा मोहन, कि इंडिया के लिए रेलेवेंट नहीं रहा। उल्टा नाम कंट्रीज ने उस समय पे एक प्रपोजल दिया था, कोलंबो प्रपोजल। ये जो कोलंबो प्रपोजल था ये भी चाइना के फेवर में दिया गया था। और जब 1965 में वॉर हुई थी ना पाकिस्तान के साथ में, तो नाम कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया ही हो गई, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था।
और इनफैक्ट इंडोनेशिया ने तो पाकिस्तान को वेपन भी सप्लाई किए थे। सिमिलरली 1971 की वॉर अगर आप देखें बांग्लादेश वाली, तो नाम कंट्रीज ने उस समय पे वेस्ट एशिया को सपोर्ट किया था। साउथ एशिया की जितनी भी नाम कंट्रीज थी या फिर साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी थी, सब ने मिलकर के पाकिस्तान को सपोर्ट किया था उस समय पे। और उस समय पे श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। श्रीलंका हेल्प कर रहा था उस समय पे पाकिस्तान एयरक्राफ्ट को कि आप हमारे यहाँ पर आके रिफ्यूलिंग कर सकते हैं अपने एयरक्राफ्ट्स की, एंड देन यू कैन ड्रॉप द बॉम्ब्स इन बांग्लादेश, द ईस्ट पाकिस्तान ऑफ दैट टाइम। तो श्रीलंका भी नाम कंट्रीज में आता था। ये सारी कंट्रीज ज़्यादातर दिखेंगी जो आपको साउथ ईस्ट एशिया की, साउथ एशिया की। इंडिया के लिए सी राजा मोहन कहते हैं कि नाम कभी रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि इन कंट्रीज ने हमेशा ही इंडिया के खिलाफ या दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट किया है। तो ऑल इन ऑल अगर आप बोलो तो ये व्यूज़ हैं थिंकर्स के नाम की रेलेवेंस को लेकर के, या करंट रोल क्या प्ले कर सकता है नाम। लेकिन आज कहा जाता है कि आज एक सही समय है कि हम पुरानी बातों को देखें, एनालाइज करें और फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनाएं स्पेसिफिकली नाम के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज की जो रियलिटीज़ हैं वो नई हैं, नए चैलेंजेस हैं, और उनको अकेले कोई कंट्री डील नहीं कर सकती है। यूएन काम नहीं कर रहा है। तो आई थिंक जो नाम कंट्रीज़ हैं, ये सजेस्ट किया जाता है दैट वो अगर साथ में मिलके रहेंगी, कॉमन थॉट कॉमन एक्शन उनका रहेगा, तो वो इस पे काम कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने क्या कहा था कि नाम ब्लॉक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में नहीं था, नाम का पर्पस कुछ और था। वो पर्पस जो है वो इट वाज मोर ऑफ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के फेवर में था, पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, इस पे फोकस था। तो ऑल इन ऑल चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन नाम जो है यहाँ पर काम कर सकता है। ठीक है, तो नॉन अलाइन मूवमेंट की जब भी बात होती है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जब भी बात होती है, तो नॉन अलाइनमेंट को कहा जाता है कि नॉन अलाइनमेंट फॉर इंडिया, या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अगर हम नॉन अलाइनमेंट को एनालाइज करें तो इसको कहा जाता है इट इज इंडियन एक्सेप्शनलिज्म। मतलब ये इंडिया की तरफ से एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसीलिए इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में नाम को एज अ मिडल पाथ बहुत सपोर्ट किया। तो ये भी कहा जाता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है, उसमें आप ये कह सकते हो कि नॉन अलाइन मूवमेंट वाज अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ताकि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है, और उस समय पे बाइपोलैरिटी थी। तो मार्तंड झा इसीलिए कहते हैं कि इंडिया मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट, अगर नॉन अलाइनमेंट आप वर्ड यूज करते हो तो ये वर्ड ही अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस है। नॉन अलाइनमेंट इज हाईली एम्बिशियस टर्म। कैसे? एम्बिशियस तो बहुत है देखने में कि हाँ भाई इंडिया जो है एकदम मतलब न्यूट्रल स्टांस रखेगा ये सभी, लेकिन साथ ही साथ इट इज़ हाईली एम्बिगुअस ऑल्सो। मतलब कि ज़्यादा क्लैरिटी इस पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया की तरफ से कभी भी नॉन अलाइनमेंट को डिटेल में, मतलब कि इसका एसेंस क्या है वो कभी मतलब डिस्कस नहीं किया गया, उसका सब्सटेंस क्या है वो कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। इंडिया ने लेकिन ऑफिशियल तौर पे कभी अबैंडन नहीं किया, कभी छोड़ा नहीं नॉन अलाइनमेंट को, लेकिन हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहा है कि क्या इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री है। क्योंकि अगर आप देखोगे कोल्ड वॉर के समय पे ही 1970 में इंडिया ने यूएसएसआर के साथ में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, और इसी ट्रीटी के चलते यूएसएसआर का सपोर्ट मिला उसे 1971 वॉर में
बांग्लादेश वाली वॉर थी जो। तो जब इंडिया ने इनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की तो वो इंडिया को अब अलाइंड बना देती है कि इंडिया यूएसएसआर पावर ब्लॉक की तरफ अलाइंड हो गया। तो इसीलिए हमेशा से क्वेश्चन मार्क इंडिया के स्टेटस पे डाला गया है कि क्या इंडिया नॉन अलाइंड है, क्योंकि इंडिया ने तो यूएसएसआर के साथ में क्वाजी अलायंस बना लिया था। उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो आज के समय पे देखोगे तो इंडिया ने एक अलायंस बनाया हुआ है यूएसए के साथ में। तो अगेन अगर आप देखोगे और आप बोलोगे कि क्या इंडिया अलाइंड है कि नॉन अलाइंड है, उस पर फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट है उसको बार बार लगातार क्वेश्चन किया जाता है, उसको क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन फिर इसको लेकर के वी हैव अ थिंकर जॉन फॉस्टर ड्यूल्स। थिंकर क्या, ये एक्चुअली में उस समय पे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं। तो नाम को लेकर के इनका एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस समय पे इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो कर रहा है, तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट टर्म यूज की थी, दैट वी आर नॉन अलाइंड। स्पेसिफिकली इंडिया ने कहा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है हमारी। तो ये कहते हैं कि इंडिया ने ये टर्म उस समय पे कोल्ड वॉर के समय पे बाय चॉइस यूज की थी। और जब इंडिया ने कहा कि हम तो नॉन अलाइंड हैं, तो ये चीज़ इमोरल है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि ये कहते हैं इंडिया जो है बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन अपॉर्चुनिटिज्म। ये कहते हैं कि इंडिया गलत था जब इंडिया ये कहता था कि नॉन अलाइंड है हम, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइंड नहीं था। इंडिया यूएसएसआर के साथ में अलाइंड हो चुका था, लेकिन इंडिया उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहा था। जब ये कहते हैं कि एक जगह यूएसए था, दूसरी जगह यूएसएसआर था, तो इंडिया ने नाम को इसीलिए इतना फॉलो किया और लीडरशिप उसकी ली, क्योंकि इंडिया दोनों से फ़ायदा चाहता था। इंडिया एक अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है, ऐसा ये कहते हैं। और कहते हैं कि जो फ़ायदा उसे यूएसए से मिलता वो वहाँ से ले रहा था, जो यूएसएसआर से मिल रहा था, दोनों जगह से मलाई खा रहा था एक तरीके से। तो ये बड़े नेगेटिवली बोलते हैं नाम मतलब इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली, कि इंडिया वॉज इमोरल, इंडिया वॉज अपॉर्चुनिस्टिक। इसीलिए ये कहते हैं कि इंडिया उस समय पे इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन यूटोपियनिज्म, कि इंडियंस जो है वो अपने दिमाग में यूटोपियन थे, इमेजिनरी सोच रहे थे कि हम तो किसी के साथ अलाइन नहीं है, जबकि इन रियलिटी इंडिया दोनों से जो फायदा मिल सकता था वो फायदा लेने की कोशिश कर रहा था। फायदा दोनों से लेना था, लेकिन बदले में दोनों पार्टीज को कुछ नहीं दे रहा था इंडिया, ना तो यूएसए को ना यूएसएसआर को। तो ये कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट टर्म जो इंडिया यूज करता है ना, इट वॉज एरोगेंस ऑफ इंडिया। ये इंडिया का एरोगेंस ही है कि इंडिया यूएस हेजेमनी को चैलेंज करता है। एक्चुअली में आज भी आप देखेंगे यूएस से बहुत लंबे समय से चाहता है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक एलाय बन जाए, लेकिन इंडिया कभी स्ट्रेटेजिक एलाय बनेगा नहीं। इंडिया अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखता है। तो इसीलिए यूएस के जो ज़्यादातर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं इस तरीके की पोजीशन पे होते हैं, इंडिया की पोजीशन को लेकर के उनका ये मानना है। सिमिलरली इंडिया ने जो नॉन अलाइनमेंट का स्टांस लिया था, हमने अभी तक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखा। उस समय पे स्टालिन थे यूएसएसआर में, तो स्टालिन का क्या मानना था? स्टालिन भी नॉन अलाइनमेंट को लेकर के बड़े ही क्रिटिकल थे। स्टालिन कहते थे कि जो हमारे साथ नहीं खड़ा है इसका मतलब है वो हमारे खिलाफ खड़ा है। दोज हु आर नॉट विद अस आर अगेंस्ट अस, इसका मतलब है इंडिया भी हमारे खिलाफ खड़ा है।
लेकिन थियोरेटिकल सेंस में अगर हम देखें तो नॉन अलाइनमेंट सच में एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था उस समय पे, ठीक है। यूएस से देखिए, अलग अलग समय पे आप देखोगे तो काफ़ी सारी कंट्रीज ने अपने समय पे नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया है। याद कीजिए यूएसए की मुनरो डॉक्ट्राइन, जब यूएसए ने कहा हम अपना ध्यान देंगे, आइसोलेशन फॉलो करेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, आप हमको छेड़ेंगे नहीं, न्यूट्रल स्टांस रखा था। तो ये जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी होती है ये काफ़ी सारी कंट्रीज ने फॉलो की हुई है, बदनाम सिर्फ इंडिया है नाम के लिए। समझ में आया? तो नॉन अलाइनमेंट को आप आइसोलेशन की तरह मत देखिए, मतलब नॉन अलाइनमेंट को प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस की तरह देखा जाता है कि जानबूझ करके सोच समझ करके दूरी बनाई रखी हुई है। प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब सोच समझ करके दूरी बनाई है सभी से। तो नेहरू ने उस समय पे नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया, और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है ना, उसमें भी तो प्रिंसिपल डिस्टेंस ही फॉलो होता है कि किसी भी धर्म को लेकर के ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगे, सबसे इक्वल दूरी बनाए रखेंगे। तो वही चीज़ नाम में की गई है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, आप अपने नोट्स पढ़ेंगे कि किसने क्या बोला है नाम को लेकर के, नाम एज अ फॉरेन पॉलिसी, 2 3 4 हैं, उसको पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक पूरा नाम का बता दिया है। बाकी थोड़ा बहुत आप ये पढ़ेंगे नाम 2.0 के बारे में, ठीक है। नोट्स पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि 2012 में नए नए थिंकर्स आए, प्रताप भानु मेहता, श्याम सरन जैसे, उन्होंने बोला कि नया टाइप का नाम फॉलो करना चाहिए आज, जो इंडिया को नई फॉरेन पॉलिसी, नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में रखना चाहिए जिससे इंडिया को फ़ायदा मिले। तो उसको लेकर के नाम को रिवाइव करने के लिए नाम 2.0 लाया गया, ठीक है। बाकी यही है कि इंडिया ने मल्टी अलाइनमेंट फॉलो की है, कभी भी एक कंट्री के साथ में अलाइन नहीं रहा है। मेन तो यही चीज़ है इंडिया की। तो कुछ लोग कह देते हैं इंडिया नॉन अलाइंड नहीं है, मल्टी अलाइंड है, तो वही सब चीज़ें हैं। बट बेसिक आइडिया मैंने आपको नाम का सारा पढ़ा दिया है। आप इसको एक बार अपने नोट्स में से अब पढ़ के आएंगे। मैं अभी आपके साथ में नोट्स शेयर कर रही हूँ। इंग्लिश मीडियम के अभी शेयर हो जाएंगे, हिंदी मीडियम के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, लाइक फ्यू आवर्स। मैं 3 4 घंटे के अंदर अंदर उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। This is it for this session. Thank you very much. We are done with topic number 2 and some topics of paper 2 section A, which was related to NAP. Bye bye. Take care.